रानी, तुमने सुना? वो अपने बगल में जो गांव है ना, बिरालीपुर, वहां से एक लड़की रातों रात गायब हो गई है। और ठीक ऐसा ही कुछ दिन पहले संजयगंज में भी हुआ था। बहुत वक्त से आसपास की लड़कियां गायब हो रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है। तू भी अपना ध्यान रखियो। स्कूल से आते हुए सरिता अपनी सहेली रानी से कह रही थी। वो दोनों मुरालीगंज में रहते थे, जो कहने को ज्यादा विकसित नहीं था। स्कूल प्राइवेट नहीं, सरकारी था, जहां पर पढ़ाई कम होती थी। स्कूल से आकर थोड़ा आराम कर, खाना खाकर खेतों में जाना और बकरियां चराना ज्यादातर लड़कियों का यही दिनचर्या होता था। और रानी का भी यही दिनचर्या था। वो स्कूल से घर आई और खाना खाने लगी। तभी ना जाने कहां से उसे एक आवाज सुनाई दी। रानी, मेरे पास आओ। वो यहां वहां देखने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये आवाज बहुत धीमी सी थी। खैर, उसने खाना खाया और रोज की तरह खेतों में काम करने के लिए और बकरियां चराने के लिए चली गई। बकरियां घास चर रही थी, वही रानी सब्जियां तोड़ रही थी। उसके खेतों के बगल में एक गन्ने का खेत भी था, जहां से बार बार रानी को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कहीं वो जो लड़कियां अगवा कर रहे हैं, ये वो तो नहीं? रानी डर गई। वो पीछे की ओर हुई। तभी उस गन्ने के खेत में से आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार में भागते हुए उस गन्ने के खेत से कहीं दूर चला गया हो। रानी अब और ज्यादा डर गई। उसे ये लग रहा था कि ये कोई इंसान नहीं कर सकता। शायद हो सकता है कि कोई जानवर हो। पर खैर, वो अपने कामों में लग गई। उसके खेतों के दूसरी तरफ एक जंगल सा था, जहां पर पेड़ बहुत थे और वो थोड़ा घना भी था, पर उसमें कोई भी जंगली जानवर नहीं था। पर फिर भी लोग उसमें जाने से डरते थे, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जो कि जानवरों से भी ज्यादा डरावना था। बचपन से रानी एक कहानी सुनती आई थी, जो उसे उसके पापा सुनाते थे। उसके पापा उसे बताते थे कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक झोपड़ी सी है, जो कि काफी साल पुरानी है। जब उसके पापा छोटे से थे, तब उन्होंने वो झोपड़ी देखी थी और उसी में एक सुंदर सी लड़की रहती थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि तब से लेके आज तक वो लड़की ठीक वैसी ही है, सुंदर और जवान। बहुत से लोगों ने इसे देखा और लोग हैरान हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। कहते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है, जो कि खूबसूरत लड़कियों को मारकर उनकी बलि चढ़ाकर अपनी उम्र लंबी और खुद की खूबसूरती बढ़ाती है। ये सब बातें सोचकर रानी और भी ज्यादा डर रही थी कि उसे फिर से ऐसा लगा कि उसे किसी ने बुलाया है। रानी, मेरे पास आओ। और ये आवाज जंगल में से आ रही थी। रानी अपनी बकरियां संभालने लगी और शाम होते ही अपने घर चली गई, जहां उसकी मम्मी खाना बना रही थी और उसके पापा खेतों में जाने की तैयारी कर रहे थे। आज उन्हें खेतों में पानी लगाना था। खाना खाकर रानी के पापा चले गए और अब घर में बचे बस रानी और उसकी मम्मी। वो दोनों आज की रात एक साथ सोते हैं। वो दोनों आराम से सो रहे थे कि तभी रानी को ऐसा लगा कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है। एक झटके से वो उठी और उसने देखा कि उसकी मां आराम से सो रही है। तभी एक मिट्टी का गोला जैसा दिखने वाला कुछ उसके पास किसी गेंद की तरह आया। रानी उसे देखने लगी और उसने उसे तोड़ दिया।
तो उसके अंदर तरह तरह की चीजें मिली हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसे एक बदबू सी आने लगी और उसके कानों में फिर से किसी ने कुछ कहा। फिर से एक आवाज गूंजी। रानी, यहाँ आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे पास आओ। रानी की आंखें भारी होने लगी। वो उठी और अपने घर से बाहर निकली। वो कहाँ जा रही थी उसे भी नहीं पता था। वही रानी के पापा खेतों में पानी लगा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूर अंधेरे से कोई बिना लालटेन के आ रहा है। इतनी रात को कौन है जो यहाँ आ रहा है? वो सोच में पड़ गई। पर जब उन्होंने देखा कि ये उनकी बेटी है तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो भागकर उसके पास गई। रानी, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो इस समय अपने घर पे होना चाहिए। तुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई का? रानी बिल्कुल किसी बुत की तरह खड़ी थी जो कुछ बोल नहीं रही थी। तभी उसके पापा उसे ट्यूबवेल के पास लेकर गए और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे रानी होश में आई। रानी, क्या हो गया था तुझे? तू ठीक है ना? उसके पापा ने पूछा, जिस पर रानी कहती है, हमको नहीं पता हम यहाँ कैसे आ गए, पर हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है, नींद आ रही है बहुत। उसके पापा उसे वहीं पड़ी खाट पर सोने को कह देते हैं और वो अपने कामों में लग जाते हैं। सुबह होने वाली थी और उनके काम खत्म हो गए थे। ट्यूबवेल बंद कर वो अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। रानी, चलो उठ जाओ, घर जा के समय हो रहा है। रानी के पापा ने कहा, जिस पर कोई जवाब नहीं आता। रानी चादर ताने सो रही थी। ओ बेटा, उठो। उन्होंने चादर हटाते हुए बोला, पर वहां पर कोई भी नहीं था। वो खाट खाली थी। वो बहुत ज्यादा डर गए और भागकर अपने घर गए। वह रानी की मम्मी भी परेशान हो रही थी, क्योंकि जब से वो उठी हैं तब से वो उनके बगल में नहीं है। पूरे गांव में ये बात फैल गई और सब लोग रानी को ढूंढने लगे। पर जब वो कहीं भी नहीं मिली तो उनके एक पड़ोसी ने कहा, जयराम, पूरे गांव में देख लिया, तुम्हारी बिटिया कहीं नहीं मिल रही। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी लौंडे के साथ भाग गई? जिस पर रानी के पापा ने उनका गिरेबान पकड़ा और बोले, गिरधारी, अपनी जबान पर लगाम लगाए लियो। हमारी बिटिया ऐसी नहीं है, वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती। वही रानी की मम्मी रोए जा रही थी। जयराम, हमको तो लगता है ये उसी चुड़ैल का काम है। तुम्हारी बिटिया भी सुंदर थी, देखने में अच्छी थी, उसी की नजर पड़ी होगी, वही ले गई होगी तुम्हारी बिटिया को। इस बात पर रानी के पापा को गुस्सा आया और वो बोले, हाँ मनोहर, तुम सही कह रहे हो, ये जरूर उस चुड़ैल का काम होगा। बस बहुत हो गया, अब हम सब मिलकर जाते हैं और उस चुड़ैल का काम खत्म कर देते हैं। उन्होंने आसपास के गांव वालों को भी बुला लिया, जिनकी लड़कियां गायब हुई थी, और वो सब हाथों में मशाल लिए उस झोपड़ी की ओर जाने लगे। रानी की आंखें एकदम से खुली। वह हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पर है और वो हिल क्यों नहीं पा रही। तभी उसने अपने सामने की ओर देखा तो उसके सामने एक अग्नि कुंड था। उसके बगल में वही मिट्टी के बने कुछ गोले पड़े थे और उसके सामने एक मिट्टी की मूर्ति रखी हुई थी। नरकंकाल की खोपड़ी में खून भरा हुआ था, जिसे देखकर उसे उल्टी सी आ रही थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसका शरीर उसके वश में नहीं था। अरे, ये तो वही झोपड़ी लग रही है जिसके बारे में हमारे पापा ने बताया था। अरे हाँ, ये तो वही झोपड़ी है जो मैंने थोड़े दिन पहले देखी थी।
रानी के सामने अतीत के पन्ने पलटने लगे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब रानी अपनी बकरियां चरा रही थी कि तभी उसकी एक बकरी भागकर इस जंगल में घुस गई। रानी उसका पीछा करते करते इसी झोपड़ी के पास आ पहुंची, पर तब यहां पर कोई नहीं था। क्या हो रहा उसके साथ, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो वहां से भागना चाहती थी, पर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथ पैरों को किसी ने बांध रखा है। तभी उसके सामने बैठी वो लड़की उस नरकंकाल की खोपड़ी उठाती है जिसमें खून भरा हुआ था और उसे पीती है। उसे पीने के बाद उसका असली रूप सामने आता है। उसका असली रूप बद से भी बदतर था। पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, बाल पूरे सफेद थे और दांत तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। वो बहुत डरावनी लग रही थी कि तभी उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। रानी को लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी। तभी उसे आवाज सुनाई दी। लोगों की भीड़ उस झोपड़ी की तरफ आ रही थी। एकाएक करके गांव के सारे लोग उस झोपड़ी में घुस आए और इस दृश्य को देखकर उनकी रूह कांप गई। इतने सारे लोग देखकर वो चुड़ैल थोड़ी डर गई और भागने की कोशिश करने लगी। तभी जो रस्सी वो लेकर आए थे, उन्होंने उसे उस पर फेंका और उसे अच्छे से बांध दिया। रानी को उठाकर वो वहां से बाहर निकले और सबने मिलकर उस झोपड़ी में आग लगा दी। वो झोपड़ी किसी सूखे धान की तरह भरभरा कर जलने लगी। रानी अपने पापा के गले लग गई। वो बस रो रही थी। तभी सबको जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आसपास के जितने भी पक्षी थे वो उड़ गए। धीरे धीरे कर वो झोपड़ी राख में बदल गई और वो चुड़ैल भी गायब सी हो गई। सबको लगा कि वो भी जलकर इस राख में मिल चुकी है और वो अब बच चुके हैं। पर सच कोई नहीं जानता था। पर इतना था कि रानी बच गई थी, जिससे वो सब बेहद खुश थे और उन्हें लग रहा था कि शायद अब कोई भी लड़की कभी गायब नहीं होगी। वो सब वहां से चले गए। तभी उस राख में हल्की हल्की हलचल होने लगी और काले कौवे उस जगह के ऊपर मंडराने लगे। और फिर उस जंगल ने पहले की तरह मनुष्यत की चादर ओढ़ ली और आज भी लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि उस जंगल में कोई ना कोई तो है जो उनके आने का इंतजार कर रहा है, खासकर खूबसूरत लड़कियों का।